Thank you very much, everyone, for joining this very informative session about Windows malware analysis through GNN and CFGs. Whenever we want to do malware analysis, GNN is one of the best choices for having in-depth analysis of the Windows malware. However, the present researches that are available and their codes, they have got a lot of problems as well. So while going through this process, Ms. Sidra had an extensive overview and also working experience on that, and that we wanted to share it with you as well, so that while doing the same thing, you also have a reality in front of you rather than the catchy paper names and their codes which are available. So I introduce here Ms. Sidra. She's my student and she's an expert in Windows malware analysis and CFGs. So over to you, Ms. Sidra. You can start now. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. So today we will be discussing the data processing, pre-processing steps, why we considered GNN, what is the XAI part, and what were the problems faced during the CFG creation. So let's start with it. Basically, हमारे इस पूरे प्रोसेस में बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर हमने CFGs किस तरह से क्रिएट की, हमने GNN क्यों यूज किया है, सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स पे जाएंगे और CFGs की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है एनालिसिस के बाद, आइडा, खतरा या इस तरह के बेशुमार टूल्स जो हैं उन्हें यूज करके वी हैव सम डिसअसेंबल्ड कोड ऑफ अ बाइनरी। अब उस डिसअसेंबल्ड कोड को हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है कि वी कैन गिव इट टू GNN एंड देन it can interpret which of the binaries are of malware and which of the binaries are of benign class. So the issue is while creating the CFGs with that disassembled code, हम लोगों ने ये चीज देखी कि हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स से मुख्तलिफ तरह का डिसअसेंबल्ड कोड मिलता है हमें, और वो डिसअसेंबल्ड कोड हमारे पास इस तरह से होता है कि उसके अंदर फंक्शन कॉल्स भी होती हैं, API कॉल्स होती हैं। वी ऑल नो दैट बेसिक ब्लॉक्स, API कॉल्स, फंक्शन कॉल्स, ये सब हमारा कंट्रोल फ्लो रिलेशनशिप बनाती हैं विंडोज या फिर लिनक्स की बाइनरीज में। लिनक्स इज ऑल गुड क्योंकि उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। हमने उस चीज को GNN को पास करके उसके CFGs देखे एंड देयर CFGs डोंट हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज लाइक विंडोज। विंडोज में CFG क्रिएशन की वैरायटीज बहुत हैं क्योंकि हम टूल्स डिफरेंट होते हैं, कोड ऑब्फस्केशन होती है, वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज फेसिंग दैट। वी हैव हम इस चीज को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमने एक टूल आइडा प्रो लिया है और उससे डिसअसेंबल्ड कोड लिया है तो कोड ऑब्फस्केशन को वो किस तरह से टैकल कर रहा है, हमारी डाटा रेफरेंसेस को, रिटर्न स्टेटमेंट्स को, फंक्शन कॉल्स को किस तरह से वो जो है एड्रेस कर रहा है, हमने उस चीज को देखना होता है। और फिर हमने उससे कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से उस पूरी एक्जी में, उस पूरी बाइनरी में फ्लो कर रही हैं। हमारे पास उसके रेफरेंसेस इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज आई शो यू अ CFG, a sample CFG or a sample ASM file. Here we go. So here we have the disassembled ASM from a binary. अब यहाँ पे इस तरह से है कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें देख सकते हैं, कोड सेगमेंट्स हैं, हमारे पास सब रूटीन्स हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हैं।
और जंप, मूव और पुश स्टेटमेंट्स वगैरह हैं। हाँ, जंप के लिए हम जेजी भी यूज करते हैं, सीएमपी भी है, मुख्तलिफ कीवर्ड्स में मूव है। ये सारी चीजें हमें हमारे कंट्रोल फ्लो को इंडिकेट करने में हेल्प करती हैं। द थिंग इज, हमने इन चीजों को इस तरह से एड्रेस करना है कि हमारा एक कंट्रोल फ्लो बन जाए जिसके अंदर हमारे बेसिक ब्लॉक्स भी इन्वॉल्व हो, वो बेसिक ब्लॉक्स जिनके अंदर हम फंक्शंस एड्रेस कर रहे होते हैं। फिर हम कंट्रोल फ्लो रिलेशनशिप्स उनके अंदर बनाएंगे, उनकी फंक्शन कॉल्स, उनकी रिटर्न स्टेटमेंट्स के साथ। अब फंक्शन कॉल्स हमारे पास किस तरह से काम कर रही होती हैं कि हमने फंक्शन कॉल्स देखी, हमारे पास फंक्शन कॉल्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ होती हैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल्स, जिन फंक्शन कॉल्स में हमारे पास एक एड्रेस और उसका रेफरेंस नोन होता है। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एड्रेस है, ठीक है। अब एक जगह से हमने मूव किया, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जेजेड से जंप किया हमने, या मूव के कीवर्ड से हमने मूव किया है। हमें ये सर्टेन लोकेशंस दी जाती हैं कि हमने इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है। डायरेक्ट फंक्शन कॉल्स और इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, इस तरह से कि जब हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन कॉल्स की बात आती है तो हमारे पास रेफरेंसेस और एड्रेसेस नोन होते हैं। हमें पता होता है हमारी इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे अब हमारे पास जंप आएगा, या इस फंक्शन से इस फंक्शन पे हमारे पास जंप आएगा, एंड इट्स ऑल क्लियर। लेकिन जब इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल्स की हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास रन टाइम पे एड्रेसेस चेंज हो रहे होते हैं, पॉइंटर्स चेंज हो रहे होते हैं। हाउ टू एड्रेस दैट? आइडा, विद्रा, R2, इन सब में बहुत कम्प्लेक्स हम पार्सर्स या हम बहुत कम्प्लेक्स लिखेंगे, स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, उसके बाद हम जाके उस चीज को एड्रेस एक हद तक कर सकते हैं। स्टिल इट्स अ बिग चैलेंज। इसी तरह कोड ऑब्फस्केशन हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास रन टाइम पे वो चीजें चेंज हो रही होती हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारा जो हमने तो डाटा पास कर दिया JSON की फॉर्मेट में, हमने CFG की फॉर्म में डाटा पास कर दिया, लेकिन हमें आया श्योरिटी है भी या नहीं क्या है वो डाटा हमारे पास ऑब्फस्केट नहीं होगा, वो एक्जी बाद में ऑब्फस्केटेड नहीं होगी और उसने सही एड्रेस किया भी है ASM की के कोड को हमारी CFG ने या नहीं किया है। सो अब इसके अंदर मुख्तलिफ कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। हम जैसे बात करेंगे, लेट्स सपोज हम बात करते हैं गिद्रा की, तो ये हमारे पास गिद्रा में अलग तरह से इसका डिसअसेंबल्ड कोड आ रहा है, एक बाइनरी का। ये डिसअसेंबल्ड कोड डिफरेंट है, इसके अंदर बहुत सी चीजें मिसिंग भी हो जाती हैं हमारे पास। वो चीजें जिनके अंदर इसमें हेडर्स एड्रेस किए हुए, वहां पे उस तरह से हेडर्स भी नहीं थे हमारे पास। इस चीज को सॉल्व करने के सिवाय कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स और पार्सल्स के, या मुख्तलिफ हमें APIs लगानी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई इस तरह की हमारे पास फंक्शनैलिटी नहीं है। अब ये जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो Sidra, डिफरेंट। would you also like to mention IDA Pro here as well? Like, what are the यस, problems in IDA Pro? Yeah, like we यस, finish श्योर। all the problems at one hand, and then we talk about what we have tried and what worked and what did not work actually. Yeah, go ahead. Yes, in IDA Pro, we have the issue with some API calls. It doesn't address API calls in that way. Sometimes we have the API calls in a way, API calls may be dynamically resolved at runtime. And sometimes IDA Pro may not accurately identify those API calls, which will actually lead to the incomplete API representation in the CFG. Like we can't represent the API part clearly here. Let me show the CFG as an example. One more issue with IDA Pro is that sometimes uh, it may not address the recursive calls or indirect calls. Sometimes it doesn't recognize the patterns as well. So here we have the CFG created from IDA. We have done a lot of research on this के हमने मुख्तलिफ CFGs बनाई, हमने मुख्तलिफ उनसे create करने की कोशिश की, मुख्तलिफ relations.
कुछ CFGs में हमारे पास सोर्स और टारगेट मिल रहे हैं, हमारे पास ओवरलैपिंग आ जाती है। फंक्शंस हम लिस्ट करके रख देते हैं, जिस तरह से void हो गया या EDX हो गया या इस तरह की चीजें, हम इन फंक्शंस को लिस्ट करके रख देते हैं, लेकिन इट डजंट एड्रेस ऑल द इश्यूज विद कोड ब्लॉक्स, विद जंप स्टेटमेंट्स, विद डाटा रिप्रेजेंटेशन। हमें वो चीज आइडा में उस तरह से नहीं मिलती है कि लेट्स सपोज आइडा में हमने एक फाइल है उसको डिसअसेंबल किया, अगर लेट मी शो यू अ डिसअसेंबल्ड फाइल, हमारे पास उसकी स्क्रिप्ट्स जो है वो, पहली बात कि हमारे पास बल्क में वो उसकी स्क्रिप्ट्स नहीं रन हो रही होती हैं। हमने उन कोड्स को एड्रेस करना होता है कंपाइलर से। हम जो हमारा CMD है हम वहां से डायरेक्ट नहीं आइडा को रन कर सकते, यानी हम वहां से डायरेक्ट ये चीज नहीं कर सकते कि हमने आइडा की चंद कमांड्स रन की और वो सारी की सारी उस पर एग्जीक्यूट कर देगी, हमारी बाइनरीज पे एग्जीक्यूट कर देगी। हमें इसके लिए एक पेरेंट पार्सर चाहिए होगा जो फिर आइडा की फंक्शनैलिटीज को कॉल करेगा। हम उसको उसके बाद हम उससे आइडा और आइडा .1 .2 फाइल्स और ASM फाइल्स जनरेट करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आइडा में ये जिस तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है जंप स्टेटमेंट, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन जरूर होते हैं हमारे पास, लेकिन हर एक के लिए मुख्तलिफ अलग-अलग फंक्शनैलिटीज हैं कि API कॉल्स अलग से एड्रेस हो रही होती हैं, जैसे हमारे पास हिड्रा में एड्रेस होती हैं, या हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट्स अलग से एड्रेस हो रही होती हैं। हाउ टू जंबल दैट, हाउ टू कंबाइन दोज इन अ वे दैट इट कैन क्रिएट अ मीनिंगफुल CFG. It's taking some time to load the binary. It is loaded. Okay, so it asks if we want to address it in TFG or not. Here we go. अब यहाँ पे कुछ एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स को वो से आइडेंटिफाई सही तरह से नहीं कर सकता। एड्रेसेस डिफरेंट आते हैं हमारे पास, अक्सर रन टाइम एड्रेसेस हमारे पास डिफरेंट आ रहे होते हैं। दूसरा, आइडा के अंदर ये इशू है कि ये बहुत सारे फॉर्मेट्स को एड्रेस एक साथ नहीं करता, यानी जिस तरह से हमने अभी देखा कि वो 64 बिट और 32 बिट मोड हमें हमसे खुद पूछ रहा है कि हमने किस तरह से उसको उसकी जो है ASM फाइल क्रिएट करवानी है और उसके व्यूज किस तरह से होंगे हमारे पास एक चीज इस तरह से होती है कि लेट्स सपोज के हमने कोई आइडा की ही हमने कोई आइडा की ही इस तरह से असेंबली का कोड लेना है, हमने एड्रेस करना है कि वो उससे स्ट्रक्चर कॉल्स और जो है हमारे पास ग्राफ्स बन जाए। तो आइडा क्या करता है कि हमारी एक एक एड्रेस को, पहली बात है ये इमेजेस भी हमें बना के देता है इस फॉर्म में। आइडा एक एक फंक्शन को सेपरेटली एड्रेस कर रहा होता है, उसकी सेपरेट एक CFG बना रहा होता है, उसकी सेपरेट हमारे पास बन रही होती है उसके हमारे पास सेपरेट एक ग्राफ बन रहा होता है। जिस तरह से ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ है हमारे पास, दो इसे हमने विल डिस्कस इट लेटर कि हमने उसे CFG में कैसे कन्वर्ट किया और क्यों किया है, लेकिन दिस इज द बेसिक तरीका। ओके, सो हमने ये चीज देखनी होती है कि हमारे पास एक फंक्शन का CFG हमारे पास किस तरह से बनता है। अब उस फंक्शन में मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस में जंप और कॉल स्टेटमेंट्स बहुत सारी आती हैं एक फंक्शन में। अब जहां जंप आ गया, हमने उससे आगे एक नया फ्लो बनाना है, उससे आगे एक नई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। एक फंक्शन के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया सबसे पहले कि हमने किस तरह से CFG क्रिएट करनी है एक फंक्शन की। इट्स समथिंग वी कॉल्ड इंट्रा फंक्शनल CFG। इंट्रा फंक्शनल CFG और इंटर फंक्शनल CFGs में हमारे पास डिफरेंस होता है। तो
आइडा और किद्रा देखने के बाद बाइनरी निंजा भी हमारे पास है, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह से कोड डिसअसेंबल हो रहा है। जैसे ये अब यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स के ना ग्राफ्स बनते हैं ये, और हर फंक्शन का अलग ग्राफ बनेगा हमारे पास। ये कोर एक्सी मेन है तो इसका एक अलग ग्राफ बन रहा होगा। ये हमें आइडा की तरह बिल्कुल इस तरह इमेजेस भी देता है। और यहाँ पे हमारे पास एक पूरी लिस्ट आती है सिंबल्स की फॉर्म में फंक्शंस की, जिन्हें हम एड्रेस कर रहे होते हैं। और इन फंक्शंस की लिस्ट को हमने CFGs में किसी तरह सबमर्ज करना होता है। हर एक का ग्राफ अलग है। ये जिस तरह से ये है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है। ये फंक्शन है, इसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है। ये फंक्शन है, इसके अंदर एक ही नोड है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा नोड्स भी होती हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक सर्टेन लिमिट तक वो फंक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ फंक्शंस जिन्होंने एड्रेस करना है। सॉरी, ओके, सो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास फंक्शंस आ रहे होते हैं और हर फंक्शन को मुख्तलिफ तरह से कॉल किया जा रहा होता है। ऊपर मैंने दिखाया कि नोड्स हमारे पास एक एक नोड का फंक्शन भी आ रहा है, जिसके अंदर ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हम एक नोड से उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो फंक्शन है, हमने यहाँ देखा कि इसका ग्राफ डिफरेंट तरीके से बन रहा है और इसके ग्राफ के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ आगे से इंस्ट्रक्शंस कॉल हो रही हैं। और इसके साथ हमारे पास एक और फंक्शन है जिसकी फिर एक नोड है। तो अब ऐसे फंक्शंस जिनकी बहुत सारी नोड्स हैं, जिनके बहुत सारे एजेस हमारे पास बनेंगे, तो उनके इंटर फंक्शनल ग्राफ्स किस तरह से बनाने हैं कि सारे फंक्शंस को कंबाइन करके हम ग्राफ बनाएं, और इंट्रा फंक्शनल ग्राफ्स कैसे बनाने हैं कि उन फंक्शंस की इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके हम ये ग्राफ बनाएं। ये हमारे पास मेन इशू है। और इंग्रेडिएंट्स की जहां तक हम बात करें CFGs के इंग्रेडिएंट्स की, तो हमारे पास CFGs के इंग्रेडिएंट्स में से फंक्शन कॉल्स और उनकी टाइप्स आ गई। जैसे हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट फंक्शन कॉल्स हैं और इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल्स हैं। इसी तरह API कॉल्स हमारे पास आ जाती हैं। API कॉल्स में हमारे पास वो चीजें होती हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर कर रहा होता है उस XD को, या हमारी लाइब्रेरीज जो हैं वो एक्सेस कर रही होती हैं उन API कॉल्स को। उनके रिलेशंस हमने आपस में इस CFG में इंटीग्रेट करके रखने होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोड ब्लॉक्स आते हैं। कोड ब्लॉक्स वो मैडम, आप होते ये हैं। कह रही हैं कि आपको ये सारी की सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक टूल से नहीं मिलेंगे, ये आप कह रही हैं बेसिकली? एग्जैक्टली, हम इसे मुख्तलिफ तरह से एड्रेस ओके। कर रहे होते हैं। कुछ टूल्स किसी चीज में अच्छे हैं, जैसे आइडा है वो फंक्शन कॉल्स में, आइडा और बायनिंजा हमारे पास है वो फंक्शन कॉल्स में ज्यादा बेस्ट है। वो हमें फंक्शन कॉल्स, जैसे ओके। मैंने दिखाया कि वो बेहतर तरीके से हमें दे रहे हैं। हमारे पास अलग अलग फंक्शन कॉल्स की पूरी But समरी you आती है। mentioned one problem in the function calls in IDA Pro as well that was not addressed. I think you were saying indirect function calls or something like that, एग्जैक्टली, that IDA was not addressing, right? exactly, IDA is not addressing the indirect function calls directly, uh, uh, in a way that it doesn't provide the functionality to address the indirect functional calls. So one question that actually I want to ask, that which tool do you think was the most supportive one? Was the Binary Ninja was the supportive one, Binary, but yes. because of its license, it cannot be used, or it has limitation in its usage, especially in automation, or what? Basically, BiNinja's free version is not providing this functionality that we automate it and add the scripts. Issue is with the license. It is quite costly, and the thing is No, but for that example, if you are given the functionality that you can automate all these things, so like for example, you don't have Python scripting, but you have a mechanism through which you can have the file and menu and go here and then create a CFG and all that, will all the problems that you are highlighting here will be addressed by Binary Ninja, not all, or no? not all, Not all. no. Okay, okay, go ahead. That's I wanted to ask.
Okay. Okay, we have to build up a complex mechanism to address all these things, which So we take might be something from Binary Ninja and then something from IDA and then something from other reverse engineering tool yes, set as and per my libraries that point you of view mentioned. and the papers Yeah. I have read. Yes, Okay. And then you combine them. But my question is that why all the papers are saying that they have solved it through one tool? Like, for example, one paper that you actually they have addressed uh, just one ingredient or two, just like in Deep Reflect. Let me show you their uh, details. In Deep Reflect, they say we have addressed function calls. They didn't mention indirect and direct functional calls. They said we have addressed API just calls. function code. Okay. The There's a code. ingredients that they have mentioned, by the way, uh, have were they able to portray that thing in their pictures? Like those were solved or not? Still in then claims you have problems. Yes, there is still an issue. Uh, the Okay. thing is, issue with paper was that किस तरह से उन लोगों ने एड्रेस किया है एपीआई कॉल्स को और फंक्शन कॉल्स को जिस तरह से भी कहा दे सेड के वी हैव एक्सट्रैक्टेड द features we have then used the auto encoders, but before extract using the auto encoder, how they extracted the features and linked and made such inter and intra functional CFGs. They said we used function calls and API calls, but When you call it intra-functional, let me actually give it to the viewers as well of this video that what do you mean by intra-function? So you are saying that Binary Ninja, because this whole paper is based on Binary Ninja, right? So Binary Ninja is going to give you the CFG for individual functions, right? yes, And then you are going to concatenate all those functions. That's why you are calling it intra-functional or how? intra-functional. Yes, exactly. Okay. That's the point. The CFG of functions, the CFG of an individual function is interfunctional. The CFG Okay. of uh, all the functions, the CFG of all the functions we combine is interfunctional, and the CFG of individual functions is intrafunctional. यानी But हम एड्रेस Mr. कर I रहे हैं have another. CFG के That's अंदर. fine. That's yeah, I got it. But I have another question actually. You kindly complete and I'll ask. Sorry for cutting you here. Yeah, Uh, no issues. please complete. So uh, the the thing is, we have interfunctional and intrafunctional graphs. Interfunctional graphs are those which create the edges between the functions, and intrafunctional are those which create the edges between the instructions of the functions. Okay. Okay. One more question that I had basically. So the overall problem, if I understood it correctly, that taking all these ingredients and making a CFG out of it from various tools. So you are talking about creating custom parsers, right? That are Yes, going to exactly. parse and disassemble code, okay? And for example, something will be taken from one tool and something will be taken from another tool. So you are saying that there is no single comprehensive tool available that can give you all these ingredients in a single CFG. And this is actually the myth that we have that uh, in Windows we can have any type of such analysis possible, but you are saying that All in one. without having Yes, there all is in no one is not all-in-one tool. possible actually. This is not all Yes, in one tool. exactly. Okay. I have one more Here, question. For example, yes, sir. one more question basically that, for example, if you're saying that there's one tool, let's call it Binary Ninja, and it addresses, for example, three ingredients. Okay. Right. All the researchers who have worked, have they claimed this thing that they included all the ingredients or they only take one or two basically and They then only they take one or two. okay, so Yes, what no is one the has need to have addressed. all of them? Why we want to include all of them actually? The issue is that What's the thing? if we say we have to classify a binary an analyst manually identifies those functions and API calls or strings, our research as our binary analyst says that So we this need is actually strings. our requirement when we want to go towards the explainable AI and also we want to embed
the knowledge of the experts as well. Like for example, the string, the function calls, Exactly. all the things that are very important for the reverse engineer. So when you try to include them, and also from the perspective of explainable AI, then the whole situation becomes impossible, somehow near to impossible, right? There's Exactly. something like the biggest problem. Okay, okay, I see. Okay, I see. You can continue, but keep in mind, we are already 39 minutes now, basically. Sure. So maximum 10 minutes we need to finish the seminar, please. Ms. Sidra, go ahead. Thank you. Sure, sir. Here's a list of reverse engineering tools reverse engineering tools. The basic issue with all the tools we have addressed so far is that they cannot address the whole complete list of the ingredients of CFG. And we have discussed what was their need. Our binary analysts or reverse engineers require those. Our main goal was to identify those functions. Deep Reflect is addressing the functional part. वो कह रहे हैं कि हम इंग्रेडिएंट्स में से फंक्शंस और एपीआई कॉल्स को एड्रेस करेंगे, और हमने उस पे ऐसी XCI टेक्निक्स लगानी है या ऐसी टेक्निक्स लगानी है कि वो हाईलाइट कर सके कि व्हाट आर द पोर्शंस इन दैट ASM व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द बाइनरी बिहेवियर मालवेयर बिहेवियर ऑफ दैट बाइनरी. हमें वो चीज देखनी होती है. सो द थिंग इज कि अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं. वी हैव चेक्ड अ लॉट ऑफ देम. वी हैव चेक्ड 8 or 9 and we tried to address all of the issues. अब CFG का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेस पे हम 2-3 फंक्शंस को एड्रेस करें तो भी we can somehow make our work easy. तो लेट्स सपोज अगर हम सिर्फ फंक्शंस को लेते हैं और API कॉल्स को लेते हैं, एंड वी somehow manage to create a CFG out of it and a better CFG out of it, addressing the direct and indirect functional call. What to do next, and what will be the contribution of it? Let's see. We say we have CFG. How will we pass it to GNN? अब GNN तक जाने के लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह से एड्रेस करनी पड़ती हैं कि CFG सिर्फ GNN को नहीं दी जा सकती. GNN का वो फॉर्मेट नहीं है कि हम एक JSON फाइल है, उसके एजेस और नोड्स हमने एड्रेस की हुई हैं और वही चीज़ हम CFG हम दे दें GNN को. इशू ये होता है कि हमने उसकी ACFG में कन्वर्ट करना होता है, उसे एडवर्सेरियल ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है. वो एडवर्सेरियल ग्राफ ये है हमारे पास. उस एडवर्सेरियल ग्राफ को हम एक लिस्ट की फॉर्म में लेते हैं और फिर हम उसके अंदर की इंस्ट्रक्शंस को इनकोड करके उस चीज को एडवर्सेरियल ग्राफ से एडवर्सेरियल मैट्रिक्स तक कन्वर्ट करते हैं, विच इज दिस. हमने यहाँ पे रोज और कॉलम्स में फीचर्स डाल देने हैं, वो सारे फीचर्स एड्रेस करेगा. उसके बाद सर अजान हो जाए तो कर लेते हैं. अजान आ रही बैकग्राउंड? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही. ओके, अजान हो तो जाए. एक वेट कर. मिनट. जी आप वेट कर लें, बिल्कुल वेट कर लें. और मैडम, ये मिनट में नोट कर लूँ, मैं इसको बीच में से कट कर दूंगा 42 पे. मैडम, अभी आपकी जो स्लाइड है ना, वो 6 ऑफ, मैं देख रहा हूँ 23 है. सर बस राइट. कवर कर दूंगी इंशाल्लाह जल्दी. अब आपने इसको ना एक्सपेडाइट उस पे करना है, ताकि हम इसको फुली जो है ना आज कर लें 50 तक. अभी मेरे पास 10:42 हैं, आपके पास मेरा ख्याल है 12:42 होंगे. So you are going to finish it on 12:50 inshallah. Okay, max 12:52. जी सर इंशाल्लाह. आइडिया तकरीबन माशाल्लाह आपने काफी डिटेल से बता दिया, तो अब आप सिर्फ सर्व कर सकते हैं. जी प्लीज, थैंक यू. सर एक और बात है कि अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है. अगर हम इसे मुख्तलिफ डिवाइड पार्ट्स कर में लें कर चाहे. लें. जी, दो पार्ट्स में भी कर लें तो मोर देन इनफ कर लेंगे कवर इंशाल्लाह. चलें ठीक है, इसको इंशाल्लाह या दूसरे फिर पार्ट में कल फिर दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, आज या इसका फिर पार्ट सर 1 कर लेते हैं. मैं जी, ट्राई करती हूँ कि 15 मिनट में हो जाए अगर कवर तो ये चीज, क्योंकि डीप रिफ्लेक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, बीच में कुछ चीजें और हैं, ये जिस तरह से ये खत्म चीजें कर हैं लें ये हमने 15 डिस्कस मिनट कर ली. बेहतर. ओके ओके, गो जी हेड विद दैट. लेकिन 15 मिनट मींस 15 मिनट, क्योंकि मैंने फिर नमाज के लिए जाना है, फिर जगह जी नहीं सर. मिलेगी फिर. ठीक है, श्योर थैंक यू. सर, आई टेक केयर ऑफ दैट. ओके, सो
हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया और उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को जीएनएन हमारा प्रोसेस करेगा. नॉट गोइंग इनटू दैट कि जीएनएन उसको प्रोसेस किस तरह से करेगा, क्योंकि इट्स अ ब्लैक बॉक्स टेक्निक एंड इन ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स वी आर नॉट giving the answers from the model that why it took that decision. That's why we are using explainer, GNN explainer, the explainable part, explainable AI, ताकि वो हमें ये बता सके कि उसने ये अगर डिसीजन लिया है तो किन बेसिस पे लिया है और किन किन रिस्पॉन्सिबल नोड्स की वजह से लिया है. So here we covered the adjacency matrix part. Let's move to the false positive and false negative. बेसिकली हमारे पास इस तरह से होता है कि CFG क्रिएशन के दौरान हमने फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को भी थोड़ा सा जहन में रखना होता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट आवर मॉडल इज working fine in a way that it doesn't affect the reliability. It doesn't affect that part that the model goes a bit unproductive. उसके रिजल्ट्स जो हैं वो फाइन ट्यून ना आए हमारे पास. तो एक पेपर जिसमें हमारे पास उन्होंने ये चीज़ एड्रेस की हुई है कि किस तरह से फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव को हम एड्रेस कर सकते हैं. टी कॉल्स, फंक्शंस, नॉन रिटर्न स्टेटमेंट्स और ये सारे टूल्स साथ लिस्टेड हैं हमारे पास कि अच्छा ये टूल्स जो हैं वो इन चीज़ों को यानी फंक्शंस को या नॉन रिटर्न स्टेटमेंट्स को या टी कॉल्स को किस तरह से एड्रेस करके फॉल्स पॉजिटिव कितना रेट ला रहे हैं और फॉल्स नेगेटिव कितना रेट ला रहे हैं हमारे पास. इसी तरह हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि CFGs में इश्यूज क्या आते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरह से एक R2 टूल है हमारे पास, R2 पाइथन में हमारे पास यूज होती है. वो किस तरह से उन्होंने एड्रेस किया है कि अच्छा हम R2 के थ्रू किस तरह इंस्ट्रक्शंस को CFGs में इनकॉर्पोरेट करेंगे और किस तरह से जो है हमारा गद्रा टूल करेगा या और बाकी टूल्स जो हैं सबका फॉर्मेट डिफरेंट होता है. तो ये हमारे पास एक डेमो है, एक एग्जांपल है कि किस तरह से वो फॉर्मेट्स डिफरेंट हैं और कैसे वो चीज़ें हैं उसको पास ऑन कर रहे हैं CFGs को या कैसे फंक्शंस को एड्रेस कर रहे हैं. हियर इज अ लिस्ट ऑफ टूल्स एज वेल जो हमने कुछ डिस्कस कर लिए. ASM2vec इंक्लूडिंग ASM2vec, कीस्टोन, PE फाइल, ये और लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर हमारे पास वेक्टर्स बन जाते हैं. हम ASM से वेक्टर बना लेते हैं, ये ASM2vec टूल है. फिर कीस्टोन और PE फाइल वो लाइब्रेरीज हैं, ये भी एक डिसअसेंबलर ही है लेकिन ये पाइथन की और कीस्टोन जिस तरह से है वो आइडा प्रो की एक लाइब्रेरी आ जाती है हमारे पास. तो ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज यूज करके वी चेक कि अच्छा कोई एक चीज, कोई एक टूल जो मैक्सिमम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स को एड्रेस कर रहा हो हमारे पास. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द स्टेप्स ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन विद XAI एंड GNN. हमारे पास डाटा किस तरह से लोड होता है. प्री प्रोसेसिंग स्टेप. हमने जब CFGs की बात की तो हमने CFGs से ACFGs बनाना, ACFGs से फिर हमने उस चीज़ को किस तरह से कन्वर्ट करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में. ये हमारा डाटा लोडिंग का पार्ट होता है. उसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने किस तरह से ACFGs को GNN को देना है. फिर GNN किस तरह से हमारे पास आगे से उस चीज को प्रोसेस करेगा और उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा पूरे ग्राफ के अंदर जिनकी वजह से हमारे पास CFG को या एक पर्टिकुलर बाइनरी की CFG को हमारे पास हम मलिशियस कहेंगे या बिनाइन कहेंगे. फीचर एग्रीगेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो GNN एड्रेस कर रहा होता है. वो मुख्तलिफ फीचर्स जो हमने अपनी एक CFG से एक्सट्रैक्ट करने होते हैं. वो कौन से फीचर्स होते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनकी बेस पे फिर हम उसको बाइनरी को बिनाइन या मालवेयर जो है वो क्लासिफाई करेंगे. वो कौन सी जंप स्टेटमेंट्स हैं, वो कौन सी कॉल स्टेटमेंट्स हैं, वो ऐसी कौन सी API कॉल्स हैं और फॉर श्योर डाटा. ये हमारे प्री प्रोसेसिंग में समहाउ दिस इज इन प्री प्रोसेसिंग. फिर हमारे पास नॉन लीनियर एक्टिवेशन आ जाती है जिसके अंदर हमने मॉडल को एक तरह से इट हेल्प्स अस कि हम किस तरह से कैप्चर करेंगे वो कम्प्लेक्स पैटर्न्स. GNN का ये पार्ट होगा कि वो किस तरह से कम्प्लेक्स पैटर्न्स को कैप्चर करेगा. उसके अंदर फिर हमने खुद मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं कि हाउ विल इट वी फाइन ट्यून इट एंड सो ऑन. फिर लॉस कैलकुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन जो एक मॉडल की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी का एक बहुत मॉडल की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. Then we have the classification part and training and evaluation part where we get the results basically. अब हमारे पास DR की अप्रोच जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि थी, DR हमारे पास आंसर्स अप्रोच क्या है, अनपैक्ड मालवेयर. फिर उसके बाद हमारे पास उसकी
CFGs एक्सट्रैक्ट होंगी, फिर हमने ऑटो इनकोडर लगाना है और हमने ROI एनोटेशन और ROI हमने डिटेक्ट करनी होती है। ROI डिटेक्शन है और ROI एनोटेशन पार्ट है। एनोटेशन डिटेक्शन में हमारे पास ये चीज़ होती है कि हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ROI स्टैंड्स फॉर रीजन ऑफ इंटरेस्ट। हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट किन फीचर्स को बनाना है, किन चीज़ों को बनाना है, वही बात इंग्रेडिएंट्स को बनाना है। हमने फंक्शंस की बात की, हमने API कॉल्स की बात की, और डीप रिफ्लेक्ट फिलहाल फंक्शंस और API कॉल्स को एड्रेस कर रहा होगा। तो फिर हमने उन्हीं को लेके CFG में से हमने उनको रिकंस्ट्रक्ट किया। यानी जो हमने रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हमने जो इनपुट दिया है वही इनपुट हमारा जो मॉडल है उसको ब्रेक करके उसके बाद दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेगा और वही आउटपुट में आना चाहिए। इफ इट इज हैविंग the anomalies, if it is having some loopholes, if it is having some disruptions, some issues, we will classify them as malwares. हमने इसे ट्रेन ही अपने जो डीप रिफ्लेक्ट का पेपर है उन्होंने जो है ट्रेन ही इसे बाइनरीज पे किया था, उन बाइनरीज पे जो बेनाइन थी, ताकि उनकी रिकंस्ट्रक्शन पैटर्न को वो आइडेंटिफाई कर ले और जब वो ऐसी बाइनरी को या ऐसी एग्जी फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा जो कि जिसमें मालवेयर मौजूद होगा तो वो फंक्शनैलिटी या वो फीचर जो वो पहले से एड्रेस नहीं कर रहा होगा उसको एड्रेस करने के लिए उसमें इश्यूज आएंगे, वो सही तरह से उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हम उसमें ROIs आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये चीजें जो हैं हमारे पास सही नहीं बन रही हैं। और फिर उसके बाद ROI एनोटेशन का पार्ट है जिसमें क्लस्टरिंग हो रही होती है। हम क्लस्टरिंग का इस तरह से करते हैं कि लेट्स सपोज ये इन्होंने कहा कि उसी एक CFG में उसी एक इनपुट में हमारे पास DDoS अटैक्स किधर लाई करते हैं, हमारे पास स्पैम्स किधर लाई करते हैं। हमने ये जो फीचर्स बनाए थे, हमने जो मुख्तलिफ अलग अलग क्लासेस बनाई थी, हम उनको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इन कंट्रास्ट आवर अप्रोच वाज दैट कि हमने मुख्तलिफ CFGs ली, बेनाइन की भी हमने, मालवेयर की भी ली, और फिर हमने कहा कि बनाई एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाए, ACFGs बनाई और उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाए, फिर GNN अप्लाई किया। हमने ऑटो इनकोडर यूज नहीं किया। ऑटो इनकोडर यूज ना करने की एक वजह ये भी थी कि हम उस पे एक्सप्लेनर पार्ट नहीं लगा सकते थे उस तरह से कि वी कांट एड्रेस द API एंड फंक्शनल कॉल्स कलेक्टिवली। हमने उस पे ऑटो इनकोडर इस वजह से नहीं लगाया। वी यूज्ड अनदर अप्रोच कि हमने बहुत सारे जो CFG के जो पोर्शंस थे, कंपोनेंट्स थे, उनको एडजेसेंसी ग्राफ में कन्वर्ट करना बेहतर समझा एज कम्पेयर टू ऑटो इनकोडर अप्रोच। इससे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेके एटलीस्ट GNN को दे सकते हैं। GNN मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हमारे पास डाटा लेता है। फिर हमने ट्रेनिंग और ऑप्टिमाइजेशन पे और उसके बाद हमने इस पे GNN एक्सप्लेनर का पार्ट लगाया था। अब एक चीज जो इसके ऑप्टिमाइजेशन में आती है वो है इंस्ट्रक्शन लेवल एक्यूरेसी एंड फंक्शन लेवल एक्यूरेसी। इंस्ट्रक्शन लेवल एक्यूरेसी में हमारे पास ये चीज आती है कि जब हमने उस एक ASM के कोड को इस तरह से देखना है कि फंक्शंस के अंदर किस तरह से इंस्ट्रक्शंस एड्रेस हो रही होती हैं, वही चीज जो हमने कही पहले भी कि ये इंट्रा फंक्शन है। यानी एक फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस का आपस में ग्राफ किस तरह से बनेगा, वो चीज एड्रेस करनी। तो उसकी एक्यूरेसी हमारे पास कौन से टूल्स किस तरह से दे रहे हैं, आइडा प्रो कैसे दे रहा है, बाइनिंजा किस तरह से दे रहा है, विद्रा किस तरह से दे रहा है, और डेटा सेट्स हमारे पास कौन से। तो वी हैव दिस फॉर्म, दिस इज इन द दिस एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च कि हम ठीक है हमने फंक्शन एंट्री पॉइंट्स जो है वो किस तरह से इस चीज के अंदर एक्यूरेसी उनकी फाइंड की मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू। और आइडा के अंदर, बायनिंजा के अंदर, इन सब के अंदर डिफरेंसेस क्या थे हमारे पास डेटा सेट्स के साथ। ये इस चीज की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमने जब ग्राफ्स बनाने थे तो उसके अंदर हमें फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जंप कॉल्स जरूरी थी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रॉपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉल्स जब तक नहीं होंगी हम उस चीज की CFG, उस एक एक्जी की CFG सही नहीं बना सकते उस तरह से। एक और अप्रोच जो हमने देखी इसी दौरान, क्योंकि वी वर फेसिंग इश्यूज एंड द थिंग इज के उस चीज को एड्रेस करने के लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस तक जाना था। हमने एक और अप्रोच देखी, मालग्राफ, एक टूल जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले 2 minutes. इंट्रा फंक्शनल। 2 minutes, please. 2 minutes. जी सर, हमने इंट्रा, सर 2 मिनट में कंप्लीट करना है।
तीन में कर ले मैडम, लेकिन बस वो करें, इसको रैप अप जी कीजिएगा बस हो फिर। गया जी सर, सॉरी। किस तरह से हमने इंट्रा फंक्शनल एनालिसिस की है, उसके बाद हमने उस पर जीएनएन लगाई, पूलिंग लगाई, और उसके बाद हमने उसकी एफसीजी क्रिएट की थी। पहले सीएफजीज क्रिएट की, फिर जीएनएल लगाया, पूलिंग की, उनमें से सर्टेन सीएफजीज को निकाला जो हमारे काम की थी, और उनसे फिर हमने एफसीजीज कंस्ट्रक्ट की, और फिर हमने पूलिंग करने के बाद हमने ये एक जीएनएन की अप्रोच थी जिस पे हम इकट्ठे सीएफजीज और सीएफजीज और एफसीजीज यानी इंट्रा फंक्शनल और इंटर फंक्शनल को हम एड्रेस नहीं कर रहे थे। तो वी कैन डू दिस जीएनएन पार्ट दिस वे एज वेल। यही इंटरफंक्शनल और इंटरफंक्शनल इस तरह से एनालिसिस, ये एक हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हम इंटरफंक्शनल एनालिसिस करते हैं और किस तरह से हम इंट्राफंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं। नाउ वी हैव द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ मालवेयर डिटेक्शन। बेसिकली इसके अंदर किस तरह से हम कोड एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम ये चीज़ पहले कवर कर चुके हैं कि किस तरह से उसका ग्राफ बनेगा। फिर उसके अंदर हमने ये एक टेक्निक है कि जिसकी बेसिस पे हम एक स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं, बट हेयर वी आर नॉट एड्रेसिंग द जीएनएन पार्ट, इट्स जस्ट अ रेफरेंस कि हम किस तरह से एक जनरल आर्किटेक्चर बना सकते हैं अपनी मालवेयर क्लासिफिकेशन की, बाइनरीज की मालवेयर क्लासिफिकेशन के लिए। यहाँ हमने कुछ चैलेंजेस एड्रेस किए जो के सीएफजीज की रिकवरी के लिए थे, एंड कमिंग टू द part where our goal was XAI and the function classification and the function identification, which our reverse engineers actually want. And the last part is research points and further improvements. Here we have listed some points in a way that how we can further classify and clarify our ambiguities to address the issues with CFG and create proper robust CFGs, where we have semi-supervised and active learning approach, where we have handling imbalanced data, how we will handle the imbalanced data part, how we will assemble the techniques, how we will integrate all the CFG instructions here. That's all. Thank you very much for this very informative session. And if the audience have any questions or any thoughts or comments, they can always comment on our channel, and we will be definitely delighted to answer those questions. And if required, we can go with another part of the same session as well. But I'm very thankful to Mr. Dra for taking time out, for presenting us all these details in such details. And this will be really, really helpful for all the malware analysts who are trying to use GNN and artificial intelligence for